नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले ही हमने वीडियो के माध्यम से बताया था कि बीपीएससी के द्वारा 71st बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो मई महीने के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, 30 मई को बीपीएससी ने 71वीं प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है। आइए इस वीडियो में नोटिफिकेशन को बहुत ही डिटेल्स में चर्चा करते हैं, हर एक बिंदु पे बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, कि कुल कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, 71वीं बीपीएससी परीक्षा जो है वो एक एकीकृत परीक्षा है, यानी इंटीग्रेटेड परीक्षा है, जिसमें दो तरह के पोस्ट होते हैं। एक तो सामान्य पोस्ट होता है जिसको कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से जानते हैं, यानी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। दूसरा, इसमें कुछ अन्य पोस्ट भी होते हैं जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के लिए होते हैं, यानी इसके लिए आपके पास कुछ स्पेशल सब्जेक्ट का ग्रेजुएट होना चाहिए। तो सीसीई की बात करें तो कुल 1171 पद हैं इसमें, और अगर अन्य में बात करें तो उसमें 79 पद के लिए निकाला गया है। तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1250 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। सीसीई यानी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो 1171 पद है, इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। अगर वहीं अन्य की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि किस पोस्ट के लिए निकाला गया है। अगर हम बात करें, इस बार निकाला गया है FAO के लिए, जिसे हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। फ्रेंड्स, बात की जाए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो ये टोटल 1171 पोस्ट है, उसमें किन किन पदों के लिए पोस्ट है उसको थोड़ा एक नज़र डालते हैं। अगर बात करें अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उपसमाहर्ता यानी SDM या SDC का पोस्ट, तो इसके कुल 100 पद हैं, जिसमें 34 पद महिलाओं के लिए रिक्त हैं। महिलाओं के लिए 34 पद आरक्षित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार में 35% सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। दूसरा, अवर निबंधक या संयुक्त अवर निबंधक यानी सब रजिस्ट्रार या ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, इसके कुल 3 पद हैं, जिसमें एक महिला के लिए आरक्षित है। तीसरा है श्रम अधीक्षक का पोस्ट। बहुत दिनों से श्रम अधीक्षक का पोस्ट नहीं आया था। श्रम अधीक्षक के कुल 10 पद हैं, जिसमें 3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है ईख पदाधिकारी यानी शुगर केन ऑफिसर, जिसके कुल 17 पद हैं, 3 महिला के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है रेवेन्यू ऑफिसर यानी राजस्व अधिकारी, इसके 45 पद हैं, जिसमें 15 महिलाओं के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है पंचायती राज पदाधिकारी के 22 पद हैं, 7 महिला के लिए आरक्षित। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी यानी कोऑपरेटिव प्रमोशन ऑफिसर या कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, CEO बोला जाता है, इसके कुल 502 पद हैं, जिसमें 171 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी यानी ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर, इसके कुल 13 पद हैं। और सबसे ज़्यादा जो पद आया है उसमें दूसरा है प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का, यानी ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, इसके कुल 459 पद हैं, जिसमें 155 महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो कुल इस तरह से 1171 पद हैं। सबसे ज़्यादा जो पद आया है वो है सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। इन दो पोस्ट का सबसे ज़्यादा पद पूर्ण 502 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का और ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का 459 पद है। तो अगर इन दोनों पदों को जोड़ दिया जाए तो 961 पद केवल इन दो पोस्ट से। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं अन्य पद जो है वो है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी यानी FAO फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के कुल 79 पद हैं, जिसमें 27 पद महिलाओं के लिए रिक्त है। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें फ्रेंड्स, तो जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पद हैं उनके लिए किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए। वहीं अगर FAO की बात करें तो FAO के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। या तो वाणिज्य होना चाहिए या अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, गणित या सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक,
इन 4 में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री में। फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि अभी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1250 आया है, इसमें अभी और बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी ये क्लियर लिखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व, जब तक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन नहीं होता है तब तक कोई भी अधियाचना आता है और भी कोई पोस्ट आता है अलग अलग विभाग से, तो बीपीएससी के द्वारा उसे इसमें ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो विज्ञापन में एक और पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो है कि आवेदन की संख्या के आधार पर, टोटल कितना एप्लीकेशन भरा जाता है उसके आधार पर परीक्षा एक से अधिक पालियों या एक से अधिक सेट में आयोजित किया जा सकता है। यानी अभी तक आपने देखा है कि परीक्षा जो होता है 12 बजे से 2 बजे के बीच एक ही सीटिंग में होता है, एक शिफ्ट में पूरा एग्जाम लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है कि एक से अधिक पाली में हो सकता है एग्जाम, यानी कि 2 शिफ्ट में भी एग्जाम कराया जा सकता है, या एक से अधिक सेट में हो सकता है। जैसे अभी देखने को मिलता है एक ही सेट होता है क्वेश्चन का, उसी को ABCD में डिवाइड करते हैं, 4 डिफरेंट तरीके से केवल रीऑर्डर किया जाता है, नंबर को चेंज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है 2 अलग सेट भी हो, 3 अलग सेट हो सकता है EFGH भी एक अलग सा सेट रहे, तो दोनों में, इन दोनों में ही क्वेश्चन अलग अलग होंगे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। 35% आरक्षण महिलाओं को मिलता है बिहार में। इसके अलावा जो भी आरक्षण की नीति है SC ST के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, वो सब लागू हो गए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सर्टिफिकेट का, जो कि सबसे जरूरी हो जाता है कि आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, उसे आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास मैट्रिकुलेशन का होना चाहिए सारा सर्टिफिकेट, स्नातक का, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं जैसे SC ST या OBC, तो इन सब का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कोई अगर फ्रीडम फाइटर के वार्ड्स हैं, यानी नाती नातिन या पोता पोती हैं, तो उनके पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि ये सब आरक्षण का लाभ केवल और केवल बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए, तो जो भी बिहार से बाहर के हैं उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। आगे एज की बात करते हैं, उम्र सीमा का। तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो कुछ सर्विसेज के लिए 21 है और कुछ के लिए 22 है। और अगर अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो जनरल यानी अनरिजर्व और EWS के लिए मेल का जो है वो 37 साल है, वहीं फीमेल का 40 है। BC कैटेगरी की बात करें, चाहे EBC हो या OBC हो, दोनों ही कैटेगरी में 40 साल है, महिला और पुरुष दोनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा। SC ST की अगर बात की जाए तो महिला और पुरुष दोनों के लिए उम्र सीमा 42 साल है। तो अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित वर्ग और EWS के लिए पुरुषों के लिए 37 साल, महिलाओं के लिए 40 साल है। OBC और EBC दोनों के लिए, पुरुष हो या महिला दोनों के लिए 40 साल है। SC ST के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 साल है। फ्रेंड्स, दिव्यांग जनों को 10 साल का छूट मिलता है उम्र सीमा में। एक्स सर्विसमैन के लिए उम्र सीमा में 3 साल का छूट है, और अगर कोई बिहार सरकार के कर्मचारी हैं तो उन्हें 5 साल का छूट मिलेगा, यानी 5 ईयर्स का आपको उम्र सीमा में छूट दी। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको जो मैक्सिमम 5 लिमिट दिया गया है, कोई भी बिहार सरकार का जो सेवक है, जो सरकारी कर्मचारी हैं बिहार में, वो मैक्सिमम 5 बार ही बिहार के किसी भी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिमिट एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए, आपके पास लिमिट बचा हुआ होना चाहिए, तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा उम्र सीमा। साथ ही साथ आपको बताते चलें फ्रेंड्स, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे अंकित किया गया है कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2015 से की जाएगी। बाकी जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 को, यानी जो कट ऑफ डेट है वो है 1 अगस्त 2025। 1 अगस्त 2025 को अधिकतम उम्र सीमा कैलकुलेट होगा। लेकिन सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, चूंकि आप जानते हैं इसका वैकेंसी बहुत सालों के बाद आया है, तो इसलिए इसका जो अधिकतम उम्र सीमा की गणना है वो 1 अगस्त 2015 को रखा गया है, 1/8/15 को। तो इस तरह से देखा जाए तो 10 साल का आपको छूट मिल रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई जनरल कैंडिडेट है उसका 47 ईयर हो रहा है, तो भी वो इस फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि उसको 10 साल पीछे उसका डेट
कैलकुलेट किया जाएगा, यानी 2015 के हिसाब से। तो ये तो उम्र सीमा की बात है। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ी का। तो एग्ज़ाम फ़ी 71st बीपीएससी में दो तरह के हैं, एक सीसीई है और दूसरा एफएओ है। दोनों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम फ़ी आपको लगेगा, ये पहले क्लियर रखना है कि अगर कोई कैंडिडेट इसको भी भरता है, इसको भी भरता है, तो यहाँ भी आपको फ़ी देना पड़ेगा, सीसीई के लिए भी और एफएओ के लिए भी देना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे कोई और पोस्ट होता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सीडीपीओ का पोस्ट होता है और आप तीनों भर रहे हैं, तो तीनों में आपको अलग अलग फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर फ़ी की बात करें तो बिहार सरकार के हमारे यहाँ के जो अस्थायी निवासी, जो भी बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं, उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और किसी भी श्रेणी की महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हों, एससी, एसटी और किसी भी कैटेगरी की वीमेन हो और दिव्यांगजन, इन सब का जो फ़ी है 150 रुपये है। और इनके अलावा बाकी कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो बिहार राज्य के निवासी हों या बिहार के बाहर के हों, सभी का फ़ी 600 रुपये है। तो बिहार सरकार के अंतर्गत 150 रुपये केवल उन्हीं को लगेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं और एससी, एसटी, वीमेन या दिव्यांगजन कैटेगरी से आते हैं। बाकी सभी को 600 रुपये फ़ी लगेगा। और याद रखें, अगर सीसीई के लिए और एफएओ दोनों के लिए भरते हैं तो दोनों जगह पे आपको 600 रुपये या फिर 150 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ेगा। साथ ही साथ बताते चलें फ्रेंड कि बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया लिया जाएगा, लेकिन ये केवल उन्हीं को लिया जाएगा जिन्होंने अपना आधार डेटा नहीं शेयर किया। जो भी पहचान के लिए आधार देंगे, यानी आप आधार नंबर अगर आप पहचान के लिए दर्ज करते हैं तो आपको ये 200 रुपये का फ़ी नहीं लिया जाएगा। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव पिछले कुछ सालों में आया नहीं है। तो इसमें आपका 3 फेजेज में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यहाँ हम केवल अभी फ़िलहाल प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के। हर एक प्रश्न 1-1 मार्क्स का होगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा प्रीलिम्स के लिए। अमूमन प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच आयोजित किया जाता है। अभी तक तो ऐसा ही होता रहा है। तो 150 मार्क्स का जो ये प्रीलिम्स होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथमेटिक्स से होंगे और 140 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे। तो 140 क्वेश्चन जो है जनरल स्टडीज, जनरल साइंसेस से होंगे और 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ को मिलाकर पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग होगा यहाँ पे 1/3, यानी अगर आप सही करते हैं क्वेश्चन तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 यानी 0.33 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस के लिए सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आपको बताएंगे कि मेंस का प्रॉपर पैटर्न क्या है और हमें किस तरह से उसको फॉलो करना है। फिलहाल अभी प्रीलिम्स की बात है। फ्रेंड्स, अगर बात करें ऑनलाइन आवेदन की तिथि, तो 2 जून को आप ऑनलाइन आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 जून से लेकर 30 जून। तो स्टार्ट डेट है 2 जून और लास्ट जो अंतिम तिथि है वो है 30 जून। हो सकता है इसमें आगे जाके बीपीएससी चाहे तो इसको एक्सटेंड भी कर सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बीपीएससी के द्वारा लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है। बट आप कोशिश करेंगे कि जितनी जल्द हो सके फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि अंतिम समय में बीपीएससी का सर्वर जो है कई बार डाउन होता रहा है और पिछली बार देखने को मिला था कि हज़ारों स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे। हालांकि कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था बट वो पेमेंट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से फॉर्म फिल नहीं। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो पहली तिथि वो है 2 जून और आखिरी तिथि है 30 जून। तो 2 जून से लेकर 30 जून के बीच आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि एग्ज़ाम कंडक्ट करने की, जो एग्ज़ाम होने की संभावित तिथि है वो है 30 अगस्त। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 महीने का समय आपको दिया गया है। 30 अगस्त को एग्ज़ाम आयोजित होने की संभावना है। बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि 30 अगस्त को एग्ज़ाम आयोजित की जा सकती है। तो संभावित तिथि है 30 अगस्त। आप इसे ही फाइनल मान के चलेंगे, क्योंकि
सितंबर के आसपास में बिहार में चुनाव की सरगर्मियां बढ़ जाएगी। चुनाव होने हैं बिहार में विधानसभा का, तो ऐसे में हो सकता है कि बीपीएससी इस डेट को नहीं टाले, तो 30 अगस्त में ही एग्जाम संभव है। तो आप 30 अगस्त को मानते हुए अपना तैयारी जारी रखें। फ्रेंड्स, किसी भी तरह का कोई अपडेट अगर आता है इस पर, तो हम उसके लिए, अगर कोई और सीट ऐड होता है तो फिर अलग से वीडियो में उससे बताएंगे। अगर कोई भी डाउट आपको रहा है कुछ भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं।